हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर्स में हम वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम दो टर्म समझ लेते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन दोनों टर्म के बारे में आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर्स में हम इन चीज़ों को वापस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट क्या होता है, इनके अपोजिट। किसी भी केमिकल इक्वेशन के कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन द इनिशियल और ओरिजिनल सब्सटेंसेस डेट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो इनिशियल और ओरिजिनल सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं या रिएक्शन में पार्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। सेम उसी के अपोजिट, द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के एंड में जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू सीख लेते हैं। ए प्लस बी विल गिव राइज टू, एरो का मतलब है यहाँ पर रिएक्शन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है। अगर यही एरो यहाँ पे इस साइड होता तो इसका मतलब होता इधर से इधर। पर यूजुअली हम रिप्रेजेंटेशन में रिएक्टेंट को राइट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को नहीं, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए प्लस बी, ए एंड बी क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स जिनको हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। और सी एंड डी क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट, जिनको हमने राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। इसके साथ एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। HCl प्लस NaOH विल गिव राइज टू NaCl प्लस H2O। HCl एक एसिड है और NaOH क्या है, एक बेस है। HCl और NaCl यहाँ पर हो गए रिएक्टेंट और NaCl एंड H2O क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और प्रोडक्ट को हमने राइट हैंड साइड लिखा है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि हम किस तरह किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके पहले हम दो टर्म और पढ़ लेते हैं, वर्ड इक्वेशंस एंड सिंबल इक्वेशंस। जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, दूसरा सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में। वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वर्ड इक्वेशंस। यहाँ पर वर्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्टेंट है, इन दोनों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पर इक्वेशन को वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हमने इनका कंपाउंड का या फिर एलिमेंट्स का सिंबल, इनका केमिकल फार्मूला यूज़ नहीं किया है। जैसा कि हम जिनमें जिंक को एज इट इज़ जिंक लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन। अगर हम इसी इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो हम इसको लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 विल गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जिंक को सिंबल के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे जिंक को Zn लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा है, हाइड्रोजन को H2 लिखा है। यहाँ पर अगर आप अगेन देखें तो रिएक्टेंट क्या हो गया है, Zn प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट क्या हो गया, ZnSO4 एंड H2। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा है हमने। अब हम एक इक्वेशन को बैलेंस करके देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4 विल गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले। टेबल में आपने सबसे पहले जो आपके रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है उनके बारे में एक कॉलम में लिख लेना है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखा है,
तो एलिमेंट्स क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जेड जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे इनको 1 बाय 1 लिख लिया है, जेड हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ रिएक्टेंट साइड के तरफ देखूँ तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ जेड का एक ही एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स का कैलकुलेशन कर लिया, किस एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। सेम उसी तरह मैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे देख लेता हूँ। जिंक का यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, एक एटम है, सल्फर के यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2% है। तो अगर आप इस और वाली इस रिएक्शन को गौर कर से देखें तो यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एटम, जिंक के एटम सेम है 1 1, हाइड्रोजन के एटम भी 2 and 2, सल्फर के एटम भी 1 and 1, ऑक्सीजन के एटम भी 4 and 4। Hence the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow is a balanced chemical equation। जब भी किसी केमिकल इक्वेशंस के एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम हो तो वो क्या होती है, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है वो केमिकल इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, जैसे कि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। ये अपने कैसे पता चला, हमने रिएक्टेंट साइड के एटम्स और प्रोडक्ट साइड के एटम्स को मैच करके देख लिया। अगर दोनों साइड सेम हो गए तो इसका मतलब हो गया कि वो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, हमें उस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। तो इस एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें Fe + H2O विल गिव राइज टू Fe3O4 + H2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अगर आप देखें Fe इधर 1 है तो इधर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, हाइड्रोजन ज़रूर दोनों साइड सेम है। तो इस तरीके से हम जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तब हम उस रिएक्शन को बहुत ही आसानी से बैलेंस्ड कर लेते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, ड्रॉ द टेबल टू शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हमें टेबल्स शो करनी है जिसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स शो करने हैं। एक साइड पे हमने एलिमेंट लिख लिया, एक कॉलम में हमने रिएक्टेंट लिख लिया, एक में हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिख लिया। यहाँ पर अगर आप Fe H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो Fe कितना है रिएक्टेंट साइड पे, 1 Fe है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड पे, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सेम उसी के अपोजिट देखें हम राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की साइड पे, तो यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर Fe कितना है, 3 Fe है, तो हमने 3 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो हमने 4 प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन लिख लिया। तो अगर आप यहाँ गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो दोनों साइड सेम है, अगर आप देखें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पर Fe रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पर 3 है। उसी तरह रिएक्टेंट भी ऑक्सीजन साइड, रिएक्टेंट साइड पर तो ऑक्सीजन कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 4। तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब भी इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 बहुत ईजी सा है। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं क्या करना है, सेलेक्ट द एलिमेंट विच एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सो वी सिलेक्ट Fe3O4। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमें उस एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो। तो आपको ये रिएक्शन इनिशियल दी हुई थी, आप इसमें देख सकते हैं कौन से एलिमेंट इसमें मैक्सिमम नंबर में है। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर Fe3O4 वाले में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में। आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे चूज़ करें, आप दोनों साइड पे देख लेते हैं, आपको जो सबसे मैक्सिमम नंबर मिलते हैं उसको आप चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो आप यहाँ Fe3O4 को चूज़ करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, वी सिलेक्ट Fe3O4। उसके बाद क्या करना है,
देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स इन राइट हैंड साइड। आपने देखा होगा कि यहाँ पर Fe3O4 में ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 हैं, इधर भी कहीं भी 4 नहीं है, इधर ओनली 4 है। तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर में है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि यहाँ ऑक्सीजन के नंबर कितने 4 है। तो हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन राइट हैंड साइड। आपने देख लिया राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम है एंड ओनली 1 एटम इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, एक एटम है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम प्लेस द कोफिशिएंट फॉर बिफोर H2O इन राइट हैंड साइड। आपने यहाँ देख लिया होगा कि Fe3O4 में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में। तो अगर आपको राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो आपको जो ऑक्सीजन वाला कॉलम में उसमें वो आपको यहाँ बिल्कुल सेम हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 4 और इधर भी 4, दोनों साइड 4-4 हो जाएंगे। तो हमने सेम ऐसे ही किया है, ये ओरिजिनल रिएक्शन दी हुई थी, हमने रिएक्शन को मॉडिफाई करके कुछ नहीं किया है। Fe को बस Fe रखा है, H2O के आगे क्या किया है, 4 क्यों किया है, आप ये देख लीजिए। इधर इधर कितना है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी 4 करने के लिए हमने क्या किया है, 4 करने के लिए हमने H2O के आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उससे क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। तो अगर आप इसको मॉडिफाई, आप ये बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन अब पार्शियली बैलेंस हो गई है, पर अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई है। तो हम उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नाउ द हाइड्रोजन एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 8। अगर आप इस रिएक्शन को देखें जो हमने इसके सेकंड स्टेप के बाद मॉडिफाई की थी, तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 × 2 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हो गए। और उसी तरह हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर कितने, ओनली 2 ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। तो इधर कितने हैं, 8, इधर कितने हैं, 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन को, कि इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। तो इधर भी हाइड्रोजन एटम 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। तो अपने थर्ड स्टेप में सेम किया है। नाउ द हाइड्रोजन एटम इन द लेफ्ट हैंड साइड becomes 8 to balance the hydrogen atom place the coefficient for before hydrogen in right hand side। आप राइट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है उसके आगे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लिख देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। तो हम इसी को तो यहाँ पे कर लेते हैं, 4 पहले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करना है, H2 के आगे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन है उसके आगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, इधर ऑक्सीजन कितने, 4, इधर कितने, 4। तो अगर आप गौर से देखें तो इस रिएक्शन में लगभग 2 एलिमेंट तो बैलेंस हो गए हैं। कैसे, Fe के बारे में भी छोड़ देते हैं, Fe बैलेंस नहीं हुआ है। हाइड्रोजन देखें तो इधर भी कितने, 8, इधर भी कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन कितने थे, 4, इधर भी कितने हो गए, 4। तो दोनों साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब हमें नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करना है, Fe को बैलेंस करना है। स्टेप 4 में क्या दिया हुआ है, नाउ ओनली एटम्स ऑफ Fe लेफ्ट अनबैलेंस टू बैलेंस आयरन एटम्स प्लेस द कोफिशिएंट 3 बिफोर Fe इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने जो रिएक्शन पहले से की थी मॉडिफाई, उसको तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से 4 लिख दिया था स्टेप 2 एंड 3 में, और यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया था। तो आप इस रिएक्शन को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस है दोनों साइड, पर अगर आप देखें तो यहाँ पर Fe बैलेंस नहीं है। अगर आप Fe रिएक्टेंट साइड पे देखें तो Fe कितना है, यहाँ पर 3 है। अगर आपको राइट हैंड इधर रिएक्टेंट साइड पर भी Fe को इक्वल करना है, 3 को इक्वल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे। तो अगर आप यहाँ 3 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूँ तो यहाँ क्या हो गया, अगर आप देखें तो 3 तो Fe हो गए, इधर भी 3, 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो आप देखें तो ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। जितने Fe रिएक्टेंट साइड पर है उतने ही प्रोडक्ट साइड पर है, जितने हाइड्रोजन एटम
रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट है उतने ही हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट है, और जितने ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट है उतने ही ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट है। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोला इसको, हमने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए बोला क्योंकि हमने इसको ज़रूरी नहीं कि हम सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, हम इसके पहले Fe को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर Fe3 दिया हुआ है तो हम फर्स्ट स्टेप में Fe को भी बैलेंस कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं यूजुअली अपनी कंफर्टेबल अपने आंसर आसानी से आ जाए इसके लिए हम पहले उस एटम को सेलेक्ट करते हैं जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होता है। तो क्या एक मेथड हिट एंड ट्रायल है, आप इसी मेथड को पहले Fe को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, आप तब भी बैलेंस कर सकते हैं। पर मैंने जो आपको मेथड बताया वो बेस्ट मेथड है, उससे आप आंसर आसानी से पा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने नोट क्या लिखा हुआ है, द अबव describe following equations has no information about physical state and of reactant and product। आपने रिएक्शन को रिप्रेजेंट तो करने के बारे में सीख लिया, बैलेंस करने के बारे में भी सीख लिया, पर क्या होता है कुछ रिएक्शंस में हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होते हैं उनके बारे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन ए केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हो सकता है कि आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड फेज में हो, गैसेस फेज में हो, एक्वस में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में है तो हम रिएक्टेंट के पीछे या प्रोडक्ट के पीछे क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में स्मॉल g गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में स्मॉल l, ऐसे एक्वस के लिए AQ डॉट ब्रैकेट में लिख देते हैं, सॉलिड स्टेट के लिए ब्रैकेट में S लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी क्वेश्चन जो हमने पहले बैलेंस की थी Fe वाली, तो हम इसमें देखें 3 Fe